हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आपका लो, मीडियम और हाई रेजिस्टेंस था उसको मेजर करने के मेथड्स को स्टडी कर लिया था। अब हम लोग मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, फ्रीक्वेंसी को स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट में। तो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ आपका इंडक्टेंस में, जैसे अभी तक हमने जो व्हीटस्टोन ब्रिज अभी तक पढ़ा था, ठीक है, वो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज केवल रेजिस्टेंस को कंसीडर करके पढ़ा था, ठीक है, इसीलिए उसको डीसी ब्रिज बोल रहे थे। जब डीसी ब्रिज की बात करते हैं तो उसमें आपके जो व्हीटस्टोन ब्रिज के आर्म्स होते हैं, जो उसके आर्म्स में इम्पीडेंस कनेक्ट होता है वो केवल रजिस्टिव होता है, ठीक है। अब हमारा क्या है कि हम एसी ब्रिज की बात कर रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को मेजर करने, ठीक है। तो अब आपका एसी ब्रिजेस को एनालिसिस करके कई सारे आपके क्या है कि इंडक्टेंस को मेजर करने के मेथड्स हैं, जैसे मैक्सवेल ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, ठीक है, मैक्सवेल कैपेसिटेंस ब्रिज, और भी आपके हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही जो मेथड्स थे मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, ये आपके जैसे एसी ब्रिजेस की हेल्प से हम सेल्फ इंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल्स ब्रिज, ठीक है। उसको अभी डिटेल में मैक्सवेल ब्रिज को स्टडी करते हैं। मैक्सवेल में भी दो है आपका, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, ठीक है। फिर सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करने का नेक्स्ट मेथड है हेज ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, ओवेंस ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैपेसिटेंस मेजर करने का डी शॉर्टी ब्रिज, सियरिंग ब्रिज, ठीक। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस ब्रिज, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजर करने का कैरी फोस्टर ब्रिज, और फ्रीक्वेंसी मेजर करने का वीन्स ब्रिज, ठीक है। तो इसमें जैसे आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ कि जैसे ये आपका एक जो इंडक्टेंस होता है इसका एक क्वालिटी फैक्टर होता है, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर के बेसिस पे ये जितने मेथड्स हैं आपके उसी के बेसिस पे डिस्टिंग्विश होते हैं और उसके कनेक्शन डायग्राम्स पे डिस्टिंग्विश होते हैं, ठीक है। यानी जैसे कोई ब्रिज है उसकी क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू लेस देन 10 होगी, किसी की लेस देन 1 होगी, किसी की इन बिटवीन द 1 एंड 10 होगी। तो वो आगे चल के हम क्वालिटी फैक्टर को भी स्टडी करेंगे कि क्वालिटी फैक्टर है क्या। लेकिन जो अलग अलग मतलब ब्रिजेस हैं, आप सोचो हम मेजर क्या कर रहे हैं, वही सेल्फ इंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं सारे मेथड से, ठीक है। लेकिन अलग अलग मेथड यूज करने का कुछ तो रीजन होगा ना। तो आपका जो रीजन है, ठीक है, कि अलग अलग मेथड हम यूज कर रहे हैं, उसका रीजन है आपका कि क्वालिटी फैक्टर अलग अलग मेथड से अलग अलग वैल्यूज आती हैं। तो हम अपने एप्लीकेशन की मतलब कहाँ पे इंडक्टेंस यूज हुआ है, उसका क्या क्वालिटी फैक्टर है, उसके बेसिस पे अपना मेथड अप्लाई कर लेते हैं कि कौन सा मेथड यहाँ पे मेजरमेंट के लिए ठीक रहेगा, ठीक है। तो अब हम एसी ब्रिज की बात करें तो जैसे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज बात को स्टडी किया है कि उसके साइड आर्म का रेशियो या क्रॉस आर्म का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका एसी ब्रिज में भी सेम एसी ब्रिज भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। वहाँ पे आपका डीसी जो ब्रिज था उसमें रेजिस्टेंस था, इसमें आपका क्या होगा, इम्पीडेंस होगा। इम्पीडेंस का मतलब हो गया कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो द एसी ब्रिज इज अ नेचुरल आउटग्रोथ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो आपका और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ये जो आर्म्स होते हैं ये इम्पीडेंस से रिप्लेस हो जाएंगे, और उसके बाद गैल्वेनोमीटर आपका और बैटरी जो डीसी में आपका था गैल्वेनोमीटर और बैटरी वो रिप्लेस हो जाएगा एसी सोर्स से और डिटेक्टर से, ठीक है। डिटेक्टर्स कॉमनली यूज्ड, जो डिटेक्टर्स कॉमनली यूज्ड होते हैं, ठीक है, यानी आपका एसी ब्रिज में यानी जो इन सब वैल्यू को मेजर करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज में जो हम डिटेक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है। द डिटेक्टर्स कॉमनली यूज्ड आर हेडफोन्स, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, ट्यूनेबल एम्पलीफायर्स। तो ये जनरली जो है ये आपका वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर यूज होता है, लेकिन ये दोनों भी हैं जो एज ए डिटेक्टर्स व्हीटस्टोन ब्रिज में फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी कैन बी यूज्ड।
ठीक है। तो इसमें देखो आपका फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है, अगर मान लो हम हेडफोन्स को एज ए डिटेक्टर्स यूज कर रहे हैं तो इसका आपका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 250 हर्ट्ज एंड अबव अप टू 3 और 4 किलो हर्ट्ज। वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर का फ्रीक्वेंसी रेंज होता है आपका 5 हर्ट्ज टू 1000 हर्ट्ज। लेकिन अगर आपका गैल्वेनोमीटर कहीं पे यूज हो रहा है तो कॉमनली बिलो 200 हर्ट्ज के नीचे हम इसको यूज करते हैं। तो एसी ब्रिज हमने जिस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ पे आपका क्या हो गया, Z1 Z2 Z3 Z4 हो गया, ठीक, Z1 Z2 Z3 Z4 हो गया। और उसके बाद आपके चारों रजिस्टिव पार्ट्स जो व्हीटस्टोन ब्रिज के हैं, और जो आपका बैटरी थी उसको हमने एसी सोर्स से और इनको इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दिया। इस इम्पीडेंस में आपका क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस और रिएक्टिव कंपोनेंट्स। तो रिएक्टिव कंपोनेंट्स में या तो एक्सी हो सकता है या एक्सएल हो सकता है। एक्सी आपका क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/ओमेगा सी। और अगर ये इमेजिनरी पार्ट होता है तो 1/j-ओमेगा-c ले लेते हैं, ठीक है। और जे को जैसे आपका डिनोमिनेटर में आपका जे है तो इसको जब न्यूमरेटर में लिखते हैं तो अगर j/1/ओमेगा-c लिखते हैं तो जे का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो जे की वैल्यू जो होती है √(-1) होती है, ठीक है। तो √(-1) आपका क्या कर देता है, इसको नेगेटिव कर देता है। तो इसीलिए जब भी जैसे आपका हम वैल्यू लिखते हैं तो अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस को कंसीडर करके लिखते हैं तो आपका क्या हो जाता है R+j-XL लिखते हैं। और जब भी हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करते हैं तो हम R-j-XC लिखते हैं। तो वो आपका केवल इमेजिनरी जो आपका टर्म्स है जो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, ठीक है, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए आपका एक में प्लस होता है और एक में माइनस होता है, ठीक है। और जब भी आपका ब्रिज बैलेंस होगा, एसी ब्रिज जब भी बैलेंस होगा तो जो भी डिटेक्टर होगा ये आपका क्या शो कर रहा होगा, नल शो कर रहा होगा, यानी जीरो इंडिकेटर शो कर रहा होगा, ठीक है। एसी ब्रिज सर्किट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर, अब देखो आपका एसी ब्रिज सर्किट कहाँ पे यूज होता है, एप्लीकेशन भी है इसके, ठीक है। तो एसी ब्रिज सर्किट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर शिफ्टिंग फेज। शिफ्टिंग फेज, फेज का मतलब होता है कि जैसे आप ने सिंगल फेज थ्री फेज के बारे में फेमिलियर हो गए हो, ठीक है। तो सिंगल फेज थ्री फेज में क्या होता है, जैसे थ्री फेज कोई सर्किट है तो उसमें तीन आपका लाइन कंपोनेंट होता है और उसके बीच में 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको बैलेंस थ्री फेज सिस्टम बोलते हैं। और अगर आपका तीनों उसके लाइन के मैग्नीट्यूड और उसके बीच का जो एंगल है अगर वो सेम नहीं है तो उसको हम अनबैलेंस थ्री फेज सिस्टम बोलते हैं। तो इसी तरीके से आपका क्या है कि अगर मान लो कहीं पे भी सिंगल फेज सप्लाई है तो अगर करंट और उसके बाद आपका वोल्टेज के बीच में एक फेज डिफरेंस क्रिएट करना है या अगली सर्किट से उसमें फेज डिफरेंस चेंज हो जाए तो उसके लिए बीच में हम क्या करते हैं, ब्रिजेज यूज कर देते हैं, एसी ब्रिज यूज कर देते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग फीडबैक पाथ फॉर ऑस्किलेटर्स एंड एम्पलीफायर्स, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी मतलब आईओटी वाली क्लास किए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, ऑस्किलेटर्स वगैरह क्या होते हैं और उसके फीडबैक में कैसे एसी ब्रिजेज यूज होते हैं। फिल्टरिंग आउट अंडर अनडिजायर्ड सिग्नल्स, अनडिजायर्ड सिग्नल्स को कहीं पे भी मान लो किसी सर्किट में कोई सिग्नल अनडिजायर्ड आ रहा है, अनडिजायर्ड इन द सेंस कि जिसको आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको यानी अलग लेवल का सिग्नल चाहिए आउटपुट में और उसके इनपुट में वो सिग्नल तो आ ही रहा है लेकिन उसके साथ साथ अलग सिग्नल भी अगर आ रहे हैं तो वहां पे हम क्या कर देते हैं, एसी ब्रिज यूज कर सकते हैं टू फिल्टर आउट द अनडिजायर्ड सिग्नल्स एंड मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडियो एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी। और जहाँ पे भी आपकी ऑडियो और रेडियो फ्रीक्वेंसी को हमें क्या करना होता है, मेजर करना होता है, ठीक है, वहां पे भी हम एसी ब्रिजेज या व्हीटस्टोन ब्रिजेज यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका उसी ब्रिज बैलेंस कंडीशन से मैंने आपको बताया कि क्रॉस आर्म्स के जो इम्पीडेंसेस होंगे, ठीक है, क्रॉस आर्म्स के जैसे आपका Z1 Z4 क्रॉस आर्म्स के इम्पीडेंसेस का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा या इनके साइड आर्म्स के रेशियो का इम्पीडेंस इक्वल होगा। तो ये जनरली बैलेंस कंडीशन में मिलता है, इसलिए हम लिख देते हैं कि अंडर ब्रिज बैलेंस कंडीशन Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3।
इसके ऊपर आपका ये पाई लाइन सभी लोगों को पता है कि इसको कॉम्प्लेक्स वैल्यू को शो करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि इससे सभी लोग फेमिलियर होंगे कि ये आपका किस पर्पज के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आपका ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू को शो करने के लिए आपका ऊपर जो हम पाई ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर मान लो ये इम्पीडेंस था, सिमिलरली अगर आपका एडमिटेंस फॉर्म में हो तो भी आपका सेम मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होता है। पोलर फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो पोलर फॉर्म में वैल्यू क्या हो जाती है, उसका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा और उसके एंगल का एडिशन क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये सारा चीजें मतलब ध्यान रखेंगे लोग, क्योंकि आगे चल के इन्हीं को यूज करके हम इंडक्टेंस की और कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे आपका मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज है, इसमें ये समझ लो कि अब मतलब प्रॉपर क्लास होती, रेगुलर क्लास होता तो मैं आपको फेजर डायग्राम सबसे मेन है और इसका सर्किट डायग्राम, क्योंकि आपको इसको एक तरह से मान के चलो कि रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और उसके अलावा कोई तरीका नहीं। वो तभी होगा जब आप इसको क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। तो अभी आवाज आ रही सबको? ठीक है, तो अगर मतलब सभी लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए एक बार, है सबके पास? अभी तो सभी लोग घर पे ही हैं। ठीक है, एक बार पेन और कॉपी उठा लीजिए। ले लिया सबने? एक बार सभी लोग इसको ड्रॉ करो, क्योंकि ये समझ लो कि मेजरमेंट में जैसे मतलब अभी फिजिकल क्लास हो नहीं रही है तो सभी लोग केवल सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस चक्कर में क्या है कि जब हम क्लास में रेगुलर पढ़ते हैं फिर उसको ड्रॉ भी करते रहते हैं, फिर उसको मतलब आपका सारी चीज़ें करते रहते हैं, तो 30% चीज़ें हमें क्लास में ही मेमोराइज हो जाती हैं। अभी ऑनलाइन क्लास में क्या हो रहा है कि मतलब केवल सुन रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि इंटरेस्ट भी हो सकता है कि थोड़ा कम आ रहा हो। और उसके बाद क्या है कि सिलेबस भी इस चक्कर में बहुत फास्ट चल रहा है। क्या मतलब बाकी सब्जेक्ट का लेक्चर कैसे चल रहे हैं? 2 यूनिट कंप्लीट हो गया अदर सब्जेक्ट्स में? आवाज आ रही सबको? 2 यूनिट कंप्लीट हो गया है? अच्छा, मतलब हम लोग सही चल रहे हैं? नहीं, मुझे लगा ऐसा तो नहीं मेजरमेंट सबसे पीछे चल रहा हो। चलो ठीक है, तो इसको एक बार ड्रॉ करो। देखो आपका यहाँ पे ये देखो आपका जो इधर आपका ये जो एसी ब्रिज था इस वाले सर्किट में, इसमें देखो इस तरीके से ड्रॉ किया गया था। इसमें थोड़ा सा चेंज तरीके से ड्रॉ है, उसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा घुमा दिया, बस वो आपको अभी समझाने के लिए, जो वोल्टेज और ये सब कंडीशन है इनको थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये वाला आर्म आपको हो गया R1, ये R2 हो गया है, ये आपका R3। यहाँ पे आपका क्या है, ये दोनों, ये हमारा अननोन इम्पिडेंस है, यानी एक जिसकी वैल्यू हमें मेजर कर दी है वो अननोन वाला है ये। और ये आपका क्या है, नोन, यानी 3 R1 R2 R3 और L3 ये हमें नोन है। ठीक है, हमें क्या है RX और LX को फाइंड आउट करना है। एसी सप्लाई इसमें आपका आ रही है। ये फेजर डायग्राम अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ड्रॉ हुआ, क्योंकि ये देखो आपका जब एग्जाम में पूछेगा कि एक्सप्लेन मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, ठीक है, तो हमें केवल इस डायग्राम को, इसके कनेक्शन डायग्राम को और वेवफॉर्म को, मैं तो बेसिकली जब भी मेजरमेंट की कॉपी चेक करता हूँ, इवोल्यूएट करता हूँ, तो मैं यही दो चीज़ें देखता हूँ। ठीक है, जैसे ही आपका फेजर डायग्राम और कनेक्शन डायग्राम मुझे सही मिलता है और जो आपका कंडीशन लास्ट में ये आता है, ये अगर सही ड्राइव कर दिया है तो फिर आपने उसमें क्या लिखा क्या किया उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट यहीं पे आता है। तो
ड्रॉ कर लिया सबने? बस सिंपल आप कनेक्शन डायग्राम बस ड्रॉ कर लो, ठीक है। और ये वोल्टेज जैसे V1 V2 V3 V4 हो रहा है, ताकि आपको फेजर डायग्राम समझने में फिर आसानी हो जाएगी। ड्रॉ कर लिया सबने? हेलो, आवाज आ रही है? मतलब आप लोग क्लास करने अब मतलब बैठा करो आगे से, अभी तो मैंने बताया नहीं था, तो आगे जो है आप लोग थोड़ा सा ये मतलब मेंटली एक बना के चला करो कि कॉपी वगैरह रखा करो। चलो ठीक है। यहाँ पे देखो आपका बीच में यहाँ पे D to B डिटेक्टर सर्किट है। ए और सी पे हमने क्या है, सप्लाई दे दी है, AC सप्लाई ऑफ F फ्रीक्वेंसी, ठीक। उसके बाद आपका ए से डी के बीच का रेजिस्टेंस है R1, ए से बी का रेजिस्टेंस है आपका R2, डी से सी के बीच का आपका जो इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू L3R। जैसे जो आपका इंडक्टेंस है यहाँ पे वो प्योर इंडक्टर ना होकर के उसमें क्या है, थोड़ा सा रजिस्टिव इंडक्टर है, एक तरह से कह सकते हो आपका कि प्योर इंडक्टर नहीं है, तो इसकी वैल्यू L3R दिया हुआ है, R3 है। और उसके बाद आपका क्या है, बी से सी के बीच का जो इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू RX और LX है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो ए से डी के बीच में यानी R1 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई, उसकी टोटल करंट तो आई होगा। अब यहाँ से अगर आई आता है, ठीक है, यहाँ से करंट आई अगर आएगा तो ये दो पार्ट में दो आपका पाथ में डिवाइड हो जाएगा, I1 में और I2 में। तो I1 करंट जब R1 में फ्लो होगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू V1 हो गई। ए से बी के बीच में, ठीक है, ए से बी के बीच में करंट फ्लो हो रहा है आपका I2 और उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू है R2, ठीक है। तो इसके अक्रॉस आपका वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी V2, ठीक। और उसके बाद सिमिलरली हमने डी से सी के बीच में आपका R3 L3R है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है हमने अज्यूम कर लिया कि I3 है और इसके अक्रॉस वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, V3। सेम बी से सी के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो RX है, इंडक्टेंस LX है। ये आपका अननोन इम्पीडेंस है जिसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक। जिसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक। तो यहाँ पे आपका इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V4 है। तो टोटल ए से सी के बीच का जो पोटेंशियल है वो क्या आपका V2 V4 है, या हमने एज्यूम कर लिया कैपिटल V है। अब यहाँ पे देखो जो फेजर डायग्राम ड्रॉ किया गया है V1 इज इक्वल टू V2। तो यहाँ से आप देखो कि अगर आपका ब्रिज जो है बैलेंस है, ब्रिज आपका बैलेंस है, तो दोनों में जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा एक तरह से देखो आपका ये आपका ए से डी और ए से बी, ठीक। तो उस कंडीशन में आपका ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो यहाँ से अगर हमने मान लो हमें क्या करना, देखो फेजर डायग्राम में हमेशा हम रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं, तो रिजल्टेंट में क्या है आपका, रिजल्टेंट में V इज द सम ऑफ V2 प्लस V4 और सम ऑफ V1 प्लस V3, ठीक। तो यहां से आप देखो कि V1 इज इक्वल टू V2,
तो V1 की वैल्यू क्या हो गई I1 R1, यहाँ देखो आपका दिखाया हुआ I1 R1, ये जो एरो दिखाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपकी वैल्यू I1 R1 हो गई, और सेम वोल्टेज आपका जब V2 है तो इसकी वैल्यू I2 R2 हो गई। तो V1 इक्वल टू V2 हो गया। उसके बाद आपका क्या है, V इज द सम ऑफ V3, देखो आपका V इज द सम ऑफ V3 एंड V1 और V2 एंड V4। तो V1 इक्वल टू V2 हो गया, यानी अब क्या V1 तो हमें मिल गया, अगर हमें कैपिटल V को शो करना है तो V1 हमें मिल गया, V3 अब मिलना चाहिए। तो V3 क्या है आपका, V3 इज I3 R3 प्लस R एंड प्लस आपका जैसे L जो होता है वो क्या होता है 90 डिग्री आपका, जब भी हम वोल्टेज अगर मान लो करंट को यहाँ पे y एक्सिस पे ले रहे हैं, ठीक सॉरी x एक्सिस पे ले रहे हैं, ठीक है, तो आपका वोल्टेज जो जो आपका आएगा इंडक्टिव सर्किट के लिए वो क्या करेगा 90 डिग्री लैग करता है। इंडक्टर के केस में करंट आपका क्या करता है 90 डिग्री वोल्टेज से लैग करता है। तो यहाँ से आपका वैल्यू हो गई I1 I3 R3 प्लस R, ठीक, और इसके 90 डिग्री आपका लैग में V3 हो गया, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, हमें देखो बेसिकली जो फेजर डायग्राम है इसमें हमें कैपिटल V को शो करना है इन टर्म्स ऑफ V1 V2 V3 एंड V4। आपको मतलब टारगेट पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या हो गया V1 V2 V1 इक्वल टू V2 हो गया। तो V आपका क्या है, V जो है V1 और V3 का सम होगा या V2 और V4 का सम होगा। तो V2 भी यहाँ पे आ गया और उसके बाद V1 भी आ गया। इन दोनों की हेल्प से, करंट की हेल्प से, इस पे आपका क्या करंट I1 भी होगा, I2 भी होगा, I4 भी होगा, I3 भी होगा। इसी वजह से यहाँ पे सब करंट दिखाया हुआ है। तो या इस वाले ब्रांच में यानी जो V3 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये और प्लस ये। तो लेकिन जब भी हम जब फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो अगर आपका इंडक्टर है तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो आपका क्या करता है 90 डिग्री उस केस में करंट लैग करता है, और कैपेसिटर होता है तो लीड करता है। तो यहाँ से देखो इसीलिए ये आपका वोल्टेज और ये उसका 90 डिग्री, तो ये सम हो जाएगा आपका V3। तो V इज द सम ऑफ V2, यहाँ पे V1 या V2, और ये V2 हो गया और ये इसका V3 हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट आपका क्या आ जाएगा V आ जाएगा। तो कई सारे कैलकुलेशन आपका जो है वो इसी से होता है, फेजर डायग्राम से होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि फेजर डायग्राम और इसका जो एक कनेक्शन डायग्राम है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज का, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखो कि अगर बैलेंस है आपका ब्रिज बैलेंस है तो R1 और जो ये यहाँ पे देखो आपका क्या सप्लाई इस और इस टर्मिनल पे, पिछले वाले डायग्राम की तरह आप मत सोचना कि सर ये वाला इसका ये वाले साइड आर्म्स नहीं है, ये इसके क्रॉस आर्म्स हो जाएंगे। साइड वाले आर्म्स कौन से हो गए, ये वाले हो गए, ठीक है। जब बीच में यहाँ पे आप खुद ही देखो ना, जो बीच में जो डिटेक्टर सर्किट लगा और इसके सर्किट में, तो इसके जो साइड आर्म्स हैं कौन से हैं, Z1 Z3 ये हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखो इस सर्किट में यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ और A और C पे आपका सप्लाई है, तो इसके जो साइड आर्म्स हुए कौन से हुए, ये वाले हुए ना। क्रॉस आर्म्स कौन से हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे। तो एक तरह से साइड आर्म्स यानी R1 अपॉन R3 प्लस R प्लस जो ओमेगा L3 हो जाएगा इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मतलब आपका किसी ने कहा कि सर क्वाइल सिंपल सी बात है, अगर इंडक्टेंस की जगह हम क्वाइल यूज करते हैं तो क्वाइल में आपका इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों होता है। तो ये आपका क्वाइल एक तरह से हमने कंसीडर कर लिया है। तो R1 अपॉन R3 प्लस R प्लस जो जे ओमेगा L3, और दूसरा हो जाएगा R2 अपॉन RX प्लस जे ओमेगा LX। तो हमें RX और LX की वैल्यू निकालनी है। अब इसका क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, फिर दोनों पार्ट में रियल और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम क्या करेंगे, अलग अलग इक्वेट कर देंगे, तो हमें एक बार रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार इंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से देखो कि आपका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में R1 ब्रैकेट में हो जाएगा RX प्लस जे ओमेगा LX इक्वल टू R2 और ब्रैकेट में R3 प्लस R और प्लस जे ओमेगा L3 आपका हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद फर्दर अगर इसका इंटरनल मल्टीप्लिकेशन कर दें, मैंने आपको बताया कि इस ब्रिजेस में कुछ नहीं करते हैं, आपका जो क्रॉस आर्म्स या आपका जो साइड आर्म्स है, मतलब उसका डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन लेकर के उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करवाते हैं, फिर वहां से हमें क्या है, अननोन वैल्यूज फाइंड आउट हो जाती हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, इधर आपका रियल पार्ट कौन सा होगा, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स वैल्यू आपस में इक्वल है, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स वैल्यू अगर आपस में इक्वल हैं, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स वैल्यू अगर आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां से देखो आपका इमेजिनरी टर्म्स को इक्वेट कर दिया, तो R1 LX इक्वल टू हो जाएगा R2 L3, तो यहां से LX की वैल्यू निकल जाएगी, तो LX की वैल्यू हो गई R3 बाई R1 इंटू L3, और उसके बाद रियल टर्म्स को इक्वेट कर देंगे, तो रियल टर्म्स आपका कौन सा हो गया, R1 RX इक्वल टू R2 इंटू R3 प्लस R स्मॉल r, ठीक। तो यहां से स्मॉल r, ये वैल्यू आपकी आ गई इक्वेटिंग रियल टर्म्स, वी कैन राइट R1 RX इक्वल टू R2 ब्रैकेट में R3 प्लस स्मॉल r, तो RX की वैल्यू आ गई R2 बाई R1 ब्रैकेट में R3 प्लस स्मॉल r। तो ये आपके जो दो अननोन इंडक्टेंस और आपका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो क्या हो गई, इक्वेट हो गई। तो इसमें कहीं किसी को डाउट है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज में? हम लोगों ने अभी मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज स्टडी किया। नेक्स्ट आपका है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, उसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, अभी उसको मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है। एक एक मतलब कोशिश करेंगे एक एक लेक्चर में एक एक ब्रिज को आपका क्या है कंप्लीट करें। आवाज आ रही सबको? देखो इसमें जैसे क्या है कि आप जो कैपिटल V है, ठीक है, दिस इज द सम ऑफ V2 V4, जैसे ये पैरेलल सर्किट है ना एक तरीके से, जब बैलेंस होता है तो जब ये आपका ओपन सर्किट हो जाता है, जो डिटेक्टर होता है ना ये ओपन हो जाता है, ठीक, जब, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, एक तरह से ये सीरीज हो गए ए बी और प्लस बी सी, तो V इज द सम ऑफ V2 V4 और इज द सम ऑफ V1 V3। तो जैसे सबसे पहले हमने V1 को शो किया, अगर मान लो आपका एक्स एक्सिस पे हमने करंट ड्रॉ कर दिया, I1 I2 I3 I4 सारे करंट आपका क्या है एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया, ठीक। तो अब V1 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा I1 इंटू R1, क्योंकि इसमें तो आप V1 जो है प्योरली रेजिस्टिव है ना, तो जिस फेज में आपका करंट होगा उसी सेम फेज में वोल्टेज भी होगा, ये तो सभी लोगों को पता है, ठीक है, कि जब आपका रेजिस्टिव सर्किट अगर होता है प्योरली रेजिस्टिव, तो जिस फेज में जिस लाइन पे आपका करंट ड्रॉ करते हैं उसी सेम लाइन पे वोल्टेज को भी ड्रॉ करते हैं। तो अगर हमने I1 यहाँ पे लिया है एक्स एक्सिस पे, तो V1 भी आपका क्या होगा एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है। और जब दोनों ही सर्किट आपके सेम है तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि V1 के इक्विवेलेंट वैल्यू ही V2 भी है, ठीक। तो यहां से आपका क्या हो गया V1 इक्वल टू V2 दिखा दिया, और V1 की वैल्यू जो है वो क्या है I1 R1 है, तो इक्वल टू I2 R2 हो गया। अब अगर हमें कैपिटल V को ले आना है, कैपिटल V को रिजल्टेंट बनाना है, फेजर डायग्राम में उसके रिजल्टेंट को शो करना है, तो दिस शुड बी द सम ऑफ V1 प्लस V3। तो V1 तो आ गया, अब V3 कहां से लाएं? तो V3 को लाने के लिए क्या किया गया, I3 R3 ड्रॉ किया गया और उसके बाद I3 j ओमेगा L ड्रॉ किया गया, इन दोनों का 90 डिग्री का सम आपका क्या हो जाएगा V3 हो जाएगा। तो मान लो उसी फेजर पे हमने बताया सेम फेज पे आपका I3 है, तो I3 R3 प्लस R हो जाएगा, रेजिस्टेंस तो उसी पे मिलेगा, और उसके 90 डिग्री आपका क्या हो जाएगा लीड पे वोल्टेज, करंट लैग करता है ना, वोल्टेज तो लीड करता है, ठीक है, इंडक्टिव सर्किट, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा ये वाला I3 ओमेगा L3 हो जाएगा इसके 90 डिग्री पे, जैसे I3 R3 प्लस R हो जाएगा और उसके 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा I3 ओमेगा L हो जाएगा। इसका जो है
फेजर सम आपका क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, ठीक है। और V3 और V2 का जो रिजल्टेंट आपका आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल V हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या है यहाँ पे शो किया गया है। तो हमें क्या है कि मतलब एक रिजल्टेंट जो कैपिटल V आ रहा है, इसी चीज को शो करने के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ किया गया, ठीक है। अब मतलब अभी भी डाउट है या हुआ क्लियर? ठीक ठीक। तो मतलब हर एक ब्रिज में हम ठीक है, हाँ मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज को स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें एक सेकंड में यहाँ से देख लेता हूँ। हाँ ये वाली इक्वेशन, हाँ ये R3L3 होगा ना यहाँ पे। नो 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 सही है, R1, एक सेकेंड, R1 RX प्लस जे ओमेगा LX हो जाएगा, R2 R3 इंटू R हो जाएगा, और R2L3 होगा, ठीक, R2L3 यहाँ पे आएगा, राइट। तो इसको इमेजिनरी पार्ट को हम शो करेंगे तो R1LX इक्वल टू R2L3 होगा। क्या लिखा हुआ, R1LX R2L3, हाँ ठीक ठीक, वो सही कह रहा है कि यहाँ पे R2 आएगा, R3 नहीं आएगा, R2 ही आएगा, ठीक है। हाँ R2 ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, R2 अपन R1 इंटू L3 होगा। गुड, ठीक है क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में इसको एक बार सभी लोग, मतलब मटेरियल तो मैंने शेयर कर ही रखा है, ठीक है, एक बार और देख लेंगे, बाकी बुक से भी देख लेंगे, क्योंकि पीपीटी में तो आपका क्या है, थ्योरी पार्ट ज़्यादा कवर नहीं होता है। इसमें तो पीपीटी में आपका मेन मेन चीज़ें दी हुई हैं, जिसको मैं मेन मेन ही चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है बुक से भी थोड़ा हेल्प ले लीजिएगा, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। किसी को कहीं पे भी कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है उसको ज़रूर पूछ लेगा, ठीक है। ठीक है क्लास, ओके, थैंक यू।